सबसे पहले खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लेने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले बिहार के लिए एनडीए की सीटों पर मुहर लगी, फिर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी यूपी के लिए बाकी बचे हुए 24 प्रत्याशियों पर भी फैसला ले लेगी। सोमवार को ही हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और मंथन किया। कई घंटों की मैराथन बैठक के बाद रात करीब 2:15 बजे जेपी नड्डा और अमित शाह पार्टी मुख्यालय से निकले और आज कर्नाटक की बारी है। राज्य बीजेपी के नेता दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए खेमे का सस्पेंस खत्म हो गया है। गठबंधन तय कर लिया है कि बीजेपी पिछली बार की तरह बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। अब आपको सीटों की डिटेल भी बता देते हैं कि किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट गई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम सीट मिली है। वहीं जेडीयू के खाते में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीट है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर हम बात करें तो उसे वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट मिली है। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करें तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास जो अपने उम्मीदवार उतारेंगे वो तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो उनको काराकाट की सीट मिली है। तो एचएएम के पास गया की सीट है, तो आरएलएम के पास काराकाट की सीट गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान होते ही कुछ सांसदों का अपने गठबंधन से टिकट कटता हुआ दिख रहा है और इसमें कई अहम नाम हैं, जैसे शिवहर से बीजेपी के सांसद रमा देवी का टिकट कटेगा क्योंकि वो सीट इस बार जेडीयू के खाते में है। गया से जेडीयू सांसद विजय कुमार मांझी का टिकट कटेगा क्योंकि ये सीट जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को गई है। काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह का भी पत्ता साफ होना तय है क्योंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का यहां से उम्मीदवार मैदान में होगा। नवादा से एलजेपी आर्स सांसद चंदन सिंह का पत्ता साफ होगा क्योंकि इस बार यहां नवादा सीट बीजेपी के खाते में है। समस्तीपुर की बात करें तो यहां से प्रिंस राज का पत्ता साफ होना तय है क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट एनडीए से नहीं मिली और पशुपति पारस को सबसे ज्यादा चोट हाजीपुर के लिए लगी है क्योंकि कुल 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी और हाजीपुर भी उसमें से एक है। हाजीपुर से पशुपति पारस का टिकट कट गया। अभी पशुपति पारस एनडीए सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाराज पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से आज इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीट शेयरिंग से चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो मिली। चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को 5 लोकसभा सीटें मिली। पशुपति पारस इससे नाराज हो गए। पशुपति पारस इस बात से भी नाराज है कि सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात नहीं की गई। नाराजगी के बाद वो सुबह 11:30 बजे आज मीडिया से पहली बार बात करने वाले हैं। इस बार के चुनावी फाइट में चाचा पर भतीजा भारी पड़ा है। पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं तो चिराग पासवान 5 सीटें मिलने से गदगद हैं। एनडीए की ओर से सीटों का ऐलान होते चिराग पासवान ने आज तक से खास बातचीत की और उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। पार्टी को क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाई अकेला सांसद हूं, यही ताने दिए जाते थे मुझे। 0 विधायक है मेरे, ये भी कहा जाता था मुझे। तमाम तानों को, तमाम कही गई बातों को सर आंखों पर रखते हुए सिर्फ मैं मेहनत करता गया। मुझे लगता है कि आज ये 5 सीटें एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को मिलना, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष को सम्मान देने के बराबर है।
आपके चाचा पार्टी पर एक तरीके से उन्हीं का प्रभुत्व था जब से आपके पिताजी का देहांत हुआ। अब क्या स्थिति है फैमिली में? चाचा जो कि कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे, और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को, पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूं संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो आप इस तरीके से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देते, पर आपने वो मुझे माना ही नहीं। कभी आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। यही कारण है कि आपने मुझे परिवार से भी अलग किया, पार्टी से भी अलग किया। मैं पुनः बोलता हूं, आज जो भी हालात आगे होंगे वो भी फैसला उन्हीं को ही लेना है, जैसे फैसले उन्होंने पहले लिए। एनडीए ने तो बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर बंटवारा कर लिया, लेकिन महागठबंधन अब तक ये काम पूरा नहीं कर पाया। इसे लेकर कल तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर मंथन आखिरी दौर में है और सभी दलों की सीटों का नाम भी तय हो चुका है। हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र पर पार्टी मुहर लगाएगी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में यह मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस ने इस बार 5 न्याय का वादा किया है। इसमें भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल है। हर न्याय के लिए पार्टी ने 5-5 गारंटी की घोषणा की है। आज शाम को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है। इसमें बाकी बचे हुए लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। कांग्रेस ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसमें अब तक 82 नाम है। उसमें से एक अहमदाबाद ईस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता का नाम भी है, लेकिन अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अपना इरादा पार्टी को उन्होंने बता भी दिया है। कल रात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया, पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया। रोहन गुप्ता ने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे अपने पिता की खराब सेहत का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता भी अस्पताल में भर्ती हैं और इसीलिए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं। अब खबर महाराष्ट्र की सियासत की। एमएनएस नेता राज ठाकरे दिल्ली में हैं। शरद पवार गुट के विधायक ने ठाकरे को इंडिया ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। रोहित पवार ने कहा कि अभी बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत है, इसीलिए भाव दे रही है। दरअसल राज ठाकरे बीजेपी के बड़े नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वो लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ तालमेल करेंगे। इसी पर मंथन के लिए राज ठाकरे दिल्ली में है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि राज ठाकरे गठबंधन से साउथ मुंबई और शिरडी 2 सीटें चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने फूलों की बारिश करके पीएम का कोयंबटूर में स्वागत किया, वेलकम किया। पीएम मोदी ने भी समर्थकों का अभिवादन किया। पीएम मोदी के साथ साथ अन्नामलाई और एल मुरुगन भी इस दरमियान मौजूद रहे। कोयंबटूर से पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के शिवमोगा पहुंचे थे। वहां से उन्होंने राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान पर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदू शक्ति को समाप्त करने का बेड़ा उठाया। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। पीएम ने कहा कि अगर उनका ऐलान शक्ति के विनाश का है तो हमारा ऐलान शक्ति की उपासना का है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है।
अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। वो किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली है। राहुल ने ट्वीट में लिखा है कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी उनका साथ दिया। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दक्षिण के दौरे पर है। मिशन 400+ के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री लगातार रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। आज भी वो केरल के पलक्कड़ में सुबह 10:30 बजे एक रोड शो करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां पर सलेम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पलक्कड़ में बीजेपी ने सी कृष्णा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है।